दोस्तों, मैं भावना आपके अपने YouTube चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में 2 टॉपिक पढ़ाएंगे। पहला काल, दूसरा वाच्य। तो चलिए पढ़ते हैं। काल का अर्थ है समय, क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता तथा उसके संपन्न होने का बोध हमें काल से होता है। काल के 3 वेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। देखो, वाक्य में काल का पता क्रिया के रूप से चलता है कि वाक्य में कौन सा काल चल रहा है। पहला हमारा काल का भेद है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। इस काल के वाक्य में क्रिया के रूप से बीते हुए समय तथा क्रिया की समाप्ति का बोध होता है। भूतकाल के भेद: पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन भूत, तीसरा पूर्वभूत, चौथा अपूर्वभूत, पांचवा संदिग्ध भूत, छठा हेतु मदभूत। एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला सामान्य भूत: ऐसे वाक्यों में साधारण काल का बीते हुए समय में होना पाया जाता है। जैसे नीलम अपने घर गई, राधा ने खाना बना लिया, मीरा गाना गाती थी। दूसरा है आसन भूत: ऐसे वाक्यों में कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में समाप्त होता है। जैसे नीलम अपने घर गई है, तो नीलम अपने घर से निकली पर पहुंची अभी अभी है। मोहन मिठाई लेकर आया है। अगला है पूर्वभूत: ऐसे वाक्यों में कार्य का भूतकाल में पूरा होना पाया जाता है। जैसे नीलम अपने घर गई थी, महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध किया था, सीता अध्ययन कर चुकी थी। अगला है अपूर्वभूत: ऐसे वाक्यों में कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, यानी कार्य जारी रहेगा भूतकाल में। जैसे नीलम किताब पढ़ रही थी, सीता बाजार जा रही थी। अगला है संदिग्ध भूत: ऐसे वाक्यों में क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह पाया जाता है। जैसे नीलम अपने घर गई होगी, यानी कि पता नहीं गई है कि नहीं गई, संदेह है। कमल ने खाना पकाया होगा। अगला हेतु मदभूत: ऐसे वाक्यों में भूतकाल में क्रिया का किसी कार्य पर आधारित होना पाया जाता है। जैसे नीलम को जल्दी बस मिल गई तो घर पहुंची, यानी जल्दी बस मिलने पर आधारित है उसका घर पहुंचना। दीपक ने पढ़ाई की तो उत्तीर्ण हुए, पढ़ाई पर भी आधारित है उसका उत्तीर्ण होना। दूसरा काल का भेद है वर्तमान काल। इस काल के वाक्य में क्रिया के रूप से कार्य के चलने तथा कार्य की निरंतरता का बोध होता है। वर्तमान काल के भेद: पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा तत्कालिक वर्तमान, तीसरा पूर्व वर्तमान, चौथा संदिग्ध वर्तमान, पांचवा संभाव्य वर्तमान, छठा पूर्व सातत्य वर्तमान। पहला हमारा सामान्य वर्तमान। ऐसे वाक्यों में कार्य का समान रूप से होना पाया जाता है। जैसे नीलम पढ़ती है, सीता गाना गाती है। दूसरा तात्कालिक वर्तमान: ऐसे वाक्यों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। जैसे नीलम किताब पढ़ रही है, यानी कार्य जारी है। मोहन गेंद से खेल रहा है। अगला है पूर्व वर्तमान: ऐसे वाक्यों में कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ प्रतीत होना पाया जाता है। जैसे नीलम पढ़ चुकी है, यानी लग रहा है कि अभी अभी पूर्ण हुआ है। शेखर विद्यालय जा चुका है। अगला है संदिग्ध वर्तमान: ऐसे वाक्यों में कार्य के होने में संदेह पाया जाता है। जैसे नीलम घर पर पढ़ती होगी, राहुल सो रहा होगा, यानी संदेह है कि पढ़ रहा है कि नहीं। अगला है संभाव्य वर्तमान: ऐसे वाक्यों में कार्य के होने की संभावना रहती है वर्तमान समय। जैसे नीलम कपड़े धोती हो, रमन खेलता हो। अगला है पूर्ण सातत्य वर्तमान: ऐसे वाक्यों में कार्य का पहले से आरंभ होना तथा वर्तमान में लगातार चलना, यानी कार्य जो होगा वो पहले से शुरू हो चुका होगा लेकिन वर्तमान में लगातार वही कार्य चल रहा होगा। जैसे नीलम मिठाई खाती रही है, राजू क्रिकेट खेलता रहा है। अगला काल का भेद है भविष्य काल। इस काल के वाक्य में क्रिया के रूप से कार्य के आने वाले समय का बोध होता है। भविष्य काल के भेद: पहला सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य भविष्य, तीसरा हेतु भविष्य, चौथा सातत्य बोधक भविष्य। पहला हम देखेंगे सामान्य भविष्य।
ऐसे वाक्यों में आने वाले समय में कार का समान रूप से होना पाया जाता है। जैसे नीलम बाजार जाएगी, मैं खेलूंगा। दूसरा संभाव्य भविष्य, यानी भविष्य में कार के होने की संभावना रहती है ऐसे वाक्यों में। जैसे नीलम आगरा चली जाए, यानी कि संभावना रहता है यानी कि वो चली जाए। संभवतः वे नौकरी छोड़ दे। अगला है हेतु, हेतु मत भविष्य। ऐसे वाक्यों में किसी विशेष कार की होने पर आने वाले समय में कार होना पाया जाता है। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी कि वर्षा होने पर ही उसकी फसल अच्छी होना निश्चित है। सीता जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। अगला है सातत्यबोधक भविष्य। भविष्य में कार के जारी रहने का बोध होना पाया जाता है। जैसे मैं आपके काम आता रहूंगा, सीता सहायता करती रहेगी। अब हम पढ़ेंगे वाच्य। देखो वाच्य क्या है? क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे हमें पता चले कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की या भाव की। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। पहला हम पढ़ेंगे कर्तवाच्य। देखो कर्तवाच्य में क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है और इसमें क्रिया के जो लिंग वचन वो कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं और वाक्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों में बनता है वाक्य जो बनेगा। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती, यानी पुस्तक पढ़ने का संबंध सीधे तौर पर राधा से, यानी राधा करता है। गीता ने गाना गाया, नीतू रोती है, ने इसमें कर्ता प्रदान होता है ऐसे वाक्यों में। दूसरा है कर्मवाच्य। दो कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है और इसमें कर्म की ही प्रधानता होती है और इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार होते हैं और ऐसे बार कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, यानी कि कर्म होगा तो सकर्मक क्रिया तो जरूरी होगी उसमें। जैसे किताब पढ़ी गई, तो किताब पढ़ना एक कर्म है, किताब पढ़ना, तो इसमें कर्म प्रधान है। दूध सीता के द्वारा पिया गया, राम चाय राम के द्वारा पी गई, गेंद खेली गई, यानी कि इसमें कर्म प्रधान है। अगला है भाववाच्य। देखो ऐसे वाक्यों में क्रिया के रूप से भाव की प्रधानता पता चलती है और ऐसे वाक्यों में अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होगी। ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होगा और इसमें लिंग वचन क्रिया के अनुसार न तो कर्ता के अनुसार होंगे ना ही कर्म के अनुसार होंगे और एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होंगे सदैव एक वचन में। जैसे मुझसे अब दौड़ा नहीं जाता, इसमें भाव प्रधान है। राहों से सर्दी में नहाया नहीं जाता, उससे तैरा नहीं जाता। नहीं, पहले वाक्य में दौड़ा नहीं जाता, दौड़ना क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। राहों से सर्दी में नहाया नहीं जाता, नहाना भी अकर्मक क्रिया, उससे तैरा नहीं जाता, तैरना भी अकर्मक क्रिया। यानी भाव की प्रधानता होगी और सदैव अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।